प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए जैक द्वारा ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन इंग्लिश कोर का जारी किया गया है, जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 12th क्लास में जाइएगा तो विभिन्न विषयों की जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी और उनके उत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये इंग्लिश कोर का है, क्लास 11th। अब यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। मतलब निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न संख्या का उत्तर दे, मतलब 1 से 5 तक। अब यहाँ पर जो गद्यांश है आपका, वो बताता है कि अमेजन वर्षा वन, जिसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक जैव विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला यह लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो इसे ग्रह का सबसे बड़ा वर्षा वन बनाता है। यह विशाल जंगल अविश्वसनीय किस्म के वन्य जीवों का घर है, जिसमें जगुआर, स्लॉथ और 400 अरब से अधिक पेड़ शामिल हैं। अमेजन पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ऑक्सीजन का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। जंगल वर्षा के पैटर्न को भी नियंत्रित करते हैं, जल चक्र में योगदान करते हैं और कृषि और मीठे पानी के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। हालांकि अमेजन को महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से वनों की कटाई, अवैध कटाई और खनन जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण। जैसे जैसे बड़े क्षेत्रों को खेती और पशुपालन के लिए साफ किया जाता है, न केवल जैव विविधता को खतरा होता है, बल्कि जंगल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन में तेजी आती है। इस नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है। यदि वनों की कटाई मौजूदा दर से जारी रही तो अमेजन एक चरम बिंदु पर पहुंच सकता है, जहां यह वैश्विक पर्यावरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखने में अक्षम नहीं हो सकता है। अमेजन की रक्षा करना केवल पेड़ों को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ग्रह के भविष्य की सुरक्षा के बारे में भी है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में अमेजन वर्षा वन की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो यहाँ पर आपका ए में कहता है यह वैश्विक जल चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। बी कहता है यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। सी है यह विश्व स्तर पर वर्षा पैटर्न को नियंत्रित करता है। और डी, यह जंगल की आग की घटना को रोकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख अमेजन वर्षा वन के लिए खतरे के रूप में नहीं किया गया है। तो ए है अवैध कटाई, बी खनन, सी वन जीवन की अधिक जनसंख्या और डी है खेती और पशुपालन के लिए वनों की कटाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अमेजन वर्षा वन कितने क्षेत्र को कवर करता है। ए है 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बी 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, सी 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर और डी 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो तीसरा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 5.5। चौथा नंबर है आपका, अमेजन में वनों की कटाई का परिणाम क्या है। तो ए कहता है यह जल चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। बी कहता है आपका यह जंगल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को मजबूत करता है। सी है यह जंगल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को कमजोर कर देता है। और डी है यह पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की संख्या बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा का सी। पांचवा नंबर है, अमेजन वर्षा वन की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है। ए अवैध उद्योगों की वृद्धि को रोकना, बी जैव विविधता को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, सी
स्थानीय किसानों को अधिक आसानी से फसल उगाने में मदद करना। और डी, अमेजन की स्वदेशी आबादी को संरक्षित करना। तो पांचवा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। छठा नंबर है, नोट बनाने में संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो ए है, यह नोट्स को लंबा बनाने में मदद करता है। बी, इससे नोट्स लिखने में लगने वाला समय कम हो जाता है। सी है, इससे नोट्स की जटिलता बढ़ जाती है। और डी, इससे नोट्स को समझना कठिन हो जाता है। तो आपका छठा का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी। सातवां नंबर है, सारांश लिखते समय निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? तो ए, अपने शब्दों का प्रयोग करना। बी, मूल सामग्री को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। सी, अनावश्यक विवरण शामिल करना। और डी, संक्षेप में लिखना। तो यहाँ आपका सातवां का करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उसके बाद है, एक कविता की निम्नलिखित पंक्तियां को ध्यान से पढ़े और प्रश्न संख्या का उत्तर दे 8 से 10। तो कविता है, लैबर्न का शीर्ष खिल रहा है, इसकी लटकन पीली है और इसकी लंबी छोटी शाखाएं धीरे धीरे लहरा रही है। पेड़ की ओट में पंछी की आवाज़ सुनाई देती है, वह अपना गीत गाता है। उसी समय लैबनर्म की सुनहरी चमक हवा में भर जाती है और उसकी छाया में पंछी हवा के झोंकों में अपनी सुनहरी धुन गाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होता है, द लैबनर्म टॉप कविता में वर्णित प्राथमिक छवि क्या है? तो एक कहता है पेड़ के ऊपर उड़ता हुआ एक सुनहरा ओरिओल। बी है, लेबनर का पेड़ पीले फूलों के साथ खिलता है। सी, शाखाओं से होकर बहने वाली हवाएं। और डी, सूर्यास्त के समय एक शांत बगीचा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है आठवां का हो जाएगा बी। नौवां नंबर है, कविता में पंछी का लेबनन पेड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, यह पेड़ को जोर से हिलाता है। बी, यह पेड़ की शांति में जीवन जोड़ता है। सी है, यह बगीचे की शांति को भंग करता है। और डी, यह पेड़ पर बारिश लाता है। तो यहाँ नौवां का आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी। 10वां है, कविता में कौन सा शब्द पेड़ की कोमल गति को संकेत देता है? तो ए है खोखला, बी है लहराना, सी है चमक और डी है हवा। तो आपका 10वां का करेक्ट आंसर है सो हो जाएगा बी, लहराना। 11 नंबर क्वेश्चन है, की आवाज कविता में बताएगा कि बारिश और धरती के बीच क्या संबंध है। मतलब बारिश की आवाज कविता में बताया गया है कि बारिश और धरती के बीच क्या संबंध है। तो ए है, बारिश पृथ्वी को दंडित करती है। बी है, वर्षा पृथ्वी को जीवन प्रदान करती है। सी, वर्षा पृथ्वी की उपेक्षा करती है। और डी, बारिश पृथ्वी को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। 12 नंबर है, कवि बचपन के खो जाने का कैसा महसूस करता है? तो यहाँ ए है, उसे बचपन की मासूमियत खोने का अफसोस है। बी है, उसका मानना है कि वस्तुतः बचपन से बेहतर है। सी नंबर है, वह बचपन के नुकसान के प्रति उदासीन है। डी, वह बड़े होने को लेकर गुस्से में है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 12 का हो जाएगा ए। 13 नंबर है, पिता से पुत्र कविता पारस्परिक रिश्तों के बारे में क्या उजागर करती है? तो ए, बिना शर्त प्यार की सुंदरता। बी, संघर्ष जो पीढ़ीगत मतभेदों से उत्पन्न हो सकता है। सी, परिवार में परंपराओं को बनाए रखने का महत्व। और डी है, वह खुशी जो पिता पुत्र के संबंधों से मिलती है। तो यहाँ 13 का आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी। 14 नंबर है, किस घटना के कारण वर्णकर्ता और उसकी दीदी के बीच भावात्मक अलगाव हो गया है? तो ए, दादी की बीमारी और मृत्यु। बी, कथावाचक को विदेश अध्ययन के लिए प्रस्थान। सी, कथावाचक का विवाह। और डी, शहर में वर्णकर्ता की नई नौकरी। तो 14 का जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी। 15 नंबर है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर।
कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो ए है नाविकों का एक परिवार, बी दो युवा लड़के और उनके माता पिता, सी खोजकर्ताओं का एक समूह और डी है एक जहाज का चालक दल। तो यहाँ पर आपका 15 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। 16 नंबर है, जब राजा तूतन खामुन फिरौन बना तो उसकी उम्र कितनी थी? तो 10 साल पुराना, 10 साल, 14 वर्ष, 9 साल का, 18 वर्ष की आयु। तो यहाँ 16 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, 9 साल हो जाएगा। 17 नंबर है, बीमार ग्रह हरित आंदोलन की भूमिका का केंद्रीय विषय क्या है? तो ए ग्लोबल वार्मिंग का इतिहास, बी जैव विविधता का महत्व, सी पर्यावरणीय गिरावट और ग्रह को बचाने में हरित आंदोलन की भूमिका, डी पर्यावरण नीतियों में सरकार की भूमिका। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 17 का वो हो जाएगा सी। 18 नंबर है, प्रोफेसर गायतोंडे कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे थे? तो मुंबई से बम्बई तक, पुणे से दिल्ली तक, बम्बई से पुणे तक और डी है आपका कहीं नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 18 का वो है आपका ए, पुणे से बॉम्बे। 19 नंबर है, कोरा से क्या तात्पर्य है? तो ए मठ, बी मंदिर, सी परिक्रमा और डी है आपका पर्वत। तो यहाँ पर 19 का जो है वो आपका हो जाएगा सी परिक्रमा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किंग टूट की मृत्यु से जुड़े किस रहस्य पर अभी भी डिस्कस वायरिंग टूट द सांगा में चर्चा की गई है, मतलब की गई है? तो यहाँ पर ए है कम उम्र में उनकी अचानक मृत्यु हो गई, बी क्या उसे उसके दुश्मनों द्वारा जहर दिया गया था, सी उनकी मृत्यु में उनके सलाहकारों व या परिवार के सदस्यों की संभाविता भागीदारी, और डी उसकी मृत्यु का सटीक कारण जो जांच के बावजूद अस्पष्ट था। तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। 21 नंबर है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट्स हॉर्स में मुख्य पात्र कौन है? ए है आपका जॉन और जैक, बी आराम और मेराड, सी है आपका बिल और सैम और डी है माइकल और डेविड। तो यहाँ पर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, कहानी द एड्रेस युद्ध के बाद के आघात के बारे में क्या बताती है? तो ए है सब कुछ खोने के बाद किसी के जीवन को फिर से बनाने की प्रक्रिया, बी है दर्दनाक यादों से भरे घर लौटने की भावनात्मक भार, सी युद्ध के बाद प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने में कठिनाई, डी अतीत के खोए हुए खजाने को फिर से खोजने की खुशी। तो यहाँ 22 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। 23 नंबर है, कहानी में हास्य जोड़ने के लिए मदर डे में अक्सर किस साहित्यिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ए विडंबना, बी पूर्वाभास, सी रूपक और डी है संकेत। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो 23 का वो हो जाएगा आपका ए। 24 नंबर है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड्स का केंद्रीय पात्र कौन है? तो अमिताभ घोष, इम्तियाज अहमद, कलकत्ता शहर और लेखक का परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 24 का वो है आपका बी, इम्तियाज अहमद। 25 नंबर है, बर्थ में डॉक्टर एंड्रयू को किस नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है? तो ए माँ को बच्चे की स्थिति के बारे में सच बताना है या नहीं, बी क्या आधुनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करना है या प्रकृति को अपना काम करने देना है, सी क्या परिवार से चिकित्सा सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाए या उन्हें निःशुल्क प्रदान किया जाए, और डी क्या सर्जरी करने है या स्थिति के अपने आप सुधरने का इंतजार करना। तो यहाँ 25 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। 26 नंबर है,
द टेल ऑफ द मेलन सिटी कविता न्याय की प्रकृति को कैसे दर्शाती है? तो ए, यह सुझाव देता है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष और निष्पक्ष होता है। बी, यह न्याय को तर्क और कारण से अत्यधिक प्रभावित होने के रूप में चित्रित करता है। सी, यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि न्याय कैसे मनमाना हो सकता है और तुच्छ कारकों से प्रभावित हो सकता है। डी, यह न्याय को पूरी तरह से राजा के नियंत्रण में होने के रूप में चित्रित करता है। तो यहाँ पर आपका 26 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। 27 नंबर है, नोट निर्माण में मुख्य बिंदु से क्या तात्पर्य है? तो ए है विषय पर व्यक्तिगत राय, बी मुख्य विचार और सहायक विवरण, डी है पाठ से सीधे उद्धरण और डी है पूरे अध्याय का सारांश। तो यहाँ करेक्ट आंसर 27 का जो है वो हो जाएगा आपका बी। 28 नंबर है, सारांश लिखते समय निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? तो अपने शब्दों का प्रयोग करना, अनावश्यक विवरण शामिल करना, सी है मुख्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और डी सारांश को संक्षिप्त रखना। तो 28 का यहाँ जो है करेक्ट आंसर है वो है हो जाएगा आपका बी। 29 नंबर है आपका, इनमें से कौन सा औपचारिक पत्र के लिए उपयुक्त समापन है? तो ए है प्यारा आपका नाम, बी है शुभकामनाएं आपका नाम और डी है भवदीय आपका नाम और डी अपना ख्याल रखें। 29 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। डी नंबर है 30 नंबर है, नोट बनाने के अभ्यास में इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? तो ए है पूरे वाक्य लिखना, बी संपूर्ण पाठ की व्याख्या करना, सी आवश्यक जानकारी को पहचानना और लिखना और डी निष्कर्ष लिखना। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, नोट्स को व्यवस्थित करने का सही तरीका निम्नलिखित में कौन सा है? तो ए बेहतरीन ढंग से जानकारी लिखना, बी है शीर्षकों उपशीर्षकों और बुलेट बिंदुओं का उपयोग करना, सी है केवल व्यक्तिगत राय शामिल करना और डी प्रत्येक बिंदु का विस्तृत विश्लेषण लिखना। तो यहाँ पर 31 का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 32 नंबर है, शैक्षणिक सेटिंग में नोट्स बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ए है व्याख्यान से हर एक शब्द लिखना, बी भविष्य में उपयोग के लिए मुख्य बिंदुओं को व्यवस्थित करना और याद रखना, सी किसी विषय का विस्तृत विश्लेषण तैयार करना और डी पाठ्य पुस्तक को शब्द दर शब्द संक्षेप में प्रस्तुत करना। तो 32 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। 33 नंबर है, किसी सरकारी अधिकारी को पत्र लिखते समय किस प्रारूप का पालन करना चाहिए? ए औपचारिक पत्र प्रारूप, बी व्यावसायिक पत्र प्रारूप, सी नियंत्रण पत्र प्रारूप या फिर डी व्यक्तिगत पत्र प्रारूप। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 33 का वो हो जाएगा बी। 34 नंबर है, इनमें से कौन एक अच्छे नोट्स की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो साफ सफाई, लंबाई, सी स्पष्टता और संक्षिप्तता, रंगीन और सजावटी। तो यहाँ 34 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सी। 35 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य रिपोर्टेड भाषण में है? तो ए है उसने कहा मैं व्यस्त हूँ, बी वह कहती है मैं व्यस्त हूँ, सी उसने मुझसे कहा कि वह व्यस्त थी और डी है वह कहती है कि वह व्यस्त है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 35 का वो हो जाएगा आपका सी। 36 नंबर है, सही अप्रत्यक्ष भाषण परिवर्तन चुने, सीधा भाषण मुझे अपनी चाबियां नहीं मिल रही है उसने कहा। तो ए है उसने कहा कि उसे अपनी चाबियां नहीं मिल रही है, बी उसने कहा कि उन्हें अपनी चाबियां नहीं मिल सकी, सी उसने कहा कि उसे अपनी चाबियां नहीं मिलेगी और डी उसने कहा कि उसे मेरी चाबियां नहीं मिली। तो यहाँ पर 36 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर है, सही निर्धारक चुने, छात्रों ने खाली स्थान परीक्षा उत्तीर्ण की। तो कुछ, बी है कुछ, सेम, ए फ्यू, सेम, मच, फ्यू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 37 का वो हो जाएगा आपका ए। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से किस निर्धारक का प्रयोग बहुवचन गणितीय संज्ञाओं के साथ किया जाता है? तो अनेक, थोड़ा, कोई भी,
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 38 का, वो है आपका बी, मेनी। 39 है, सही निर्धारक चुने। गिलास में खाली स्थान पानी है, तो कुछ, बी कोई भी, डी है अनेक, और सी है अनेक, और डी है कुछ। तो यहाँ पर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्धारक का गलत उपयोग हुआ है? तो ए है, वह कक्षा की सबसे लंबी लड़की है। बी, वह अपने कैरियर पर सलाह चाहता है। सी, मेज पर एक सेब है। और डी, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी। तो बच्चों, ये जैक द्वारा ऑफिशियल इंग्लिश कोर क्लास 11th के लिए जारी प्रश्न उत्तर है उसके। आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, परीक्षा उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय